प्रमोद नाम का एक गरीब भिखारी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अक्सर बस स्टैंड के पास बैठकर ही भीख मांगा करता था। दे दो भाई जी, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, भगवान भला करेगा। प्रमोद की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हर रोज भीख मांगकर प्रमोद को जितने पैसे मिलते थे, वो पैसे प्रमोद चंदू नाम के चाय वाले की दुकान पर आकर उसे दिया करता था। चंदू भाई कहाँ हो? लो देख लो, आज कितने पैसे मिले हैं, गिन लो। चंदू ही प्रमोद को सभी जरूरत का सामान लाकर दिया करता था और प्रमोद के खाने पीने का भी वही ख्याल रखता था। अच्छा ठीक है, अभी देखता हूँ। प्रमोद जितना भी पैसा भीख मांगकर लाता था, वो सब चंदू खुद रख लिया करता था और इस्तेमाल करता था। बदले में प्रमोद को छोटी मोटी चीजें खरीद कर दे दिया करता था। प्रमोद कुछ भी नहीं देख पाता था, इसलिए उसे ये नहीं पता चल पाता था कि चंदू उसके साथ धोखा कर रहा है। क्या हुआ भाई, कितने रुपए आज मिले हैं? चंदू सोचता है, इसमें तो 100 रुपए है। एक काम करता हूँ, 70 रुपए मैं रख लेता हूँ और इसे कह देता हूँ 30 ही मिले हैं आज। क्या हुआ चंदू भाई, कुछ कह नहीं रहे? आज कुछ भी नहीं मिल पाया क्या? अरे नहीं नहीं, 30 रुपए मिले हैं आज। इतने में आज का खाना तुम्हारा हो जाएगा। रुको, अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। चंदू उस 30 रुपए में से भी 10 रुपए रख लेता है और 20 रुपए में प्रमोद के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आता है और प्रमोद को दे देता है। लो खाना ले आया हूँ, खा लो इसे। प्रमोद अपने हाथों से खाना छूकर देखता है। आज ऐसा लग रहा है दुकानदार ने थोड़ा कम ही खाना दिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। 30 रुपए में इतना ही दे रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसे ही खा लेता हूँ। एक दिन प्रमोद बस के अंदर जाकर सभी से भीख मांग रहा था। दे दो, भगवान के नाम पर कोई दे दो। प्रमोद भीख मांगने वाला डब्बा आगे कर देता है और सभी से भीख मांगने लगता है। तभी वहाँ बैठे एक बाबा प्रमोद को देखते हैं और प्रमोद के डब्बे में अपने झोले से निकालकर एक लोटा रख देते हैं। अरे आज तो डब्बा बहुत भारी लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत पैसे दे दिए हैं। प्रमोद डब्बा लेकर चाय वाले के पास आता है। चंदू देखो तो जरा, आज डब्बा बहुत भारी लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत पैसे रख दिए हैं। चंदू डब्बे में देखता है तो उसे डब्बे में एक लोटा दिखता है और कुछ भी नहीं। अरे क्या मजाक कर रहे हो, आज तो तुम 1 रुपया भी नहीं लेकर आए हो। चलो जाओ यहाँ से। मगर मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज पैसे लेकर तो आए नहीं हो और खाना मांग रहे हो। मैं तुम्हें खाना कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। चुपचाप चलो जाओ यहाँ से, कल पैसे लेकर आओगे तब जाकर खाना दूंगा। ये सुन प्रमोद दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर प्रमोद वो लोटा डब्बे से हटा देता है और डब्बे को एक और रख देता है। प्रमोद उस रात खाली पेट ही सो जाता है। तभी उस डब्बे से आवाज आती है, मैं जादुई डब्बा हूँ, तुम्हारी जो भी जरूरत है वो सब पूरा करूँगा। आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा के द्वारा दिए गए लोटे ने उस डब्बे को जादुई डब्बा बना दिया था। जादुई डब्बे की बात सुन प्रमोद हैरान रह जाता है। क्या जादुई डब्बा? नहीं नहीं, कृपया आप ऐसा ना करें। मैं अभी जैसा हूँ आगे भी वैसा ही रहना चाहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जादुई डब्बा प्रमोद की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन प्रमोद जादुई डब्बा लाकर भीख मांगने जाता है। उस डब्बे में अगर कोई 5 रुपए डाल रहा था तो वो 50 रुपए में बदल जा रहा था। ऐसे ही उस डब्बे में जितना पैसा जा रहा था सभी 2 गुना 3 गुना पैसों में बदल जा रहा था। प्रमोद शाम के वक्त डब्बा लेकर चंदू के पास आता है। चंदू डब्बे में इतने पैसे देखकर हैरान रह जाता है। अरे अब तो ये 50-100 रुपए लेकर आता था, आज ये 5000 लेकर आ रहा है, ये कैसे हो गया? चंदू इतने पैसे देखकर लालच में आ जाता है
और हर रोज प्रमोद के डब्बे से सारे पैसे लेकर अपने पास रखने लगता है और प्रमोद को कुछ भी नहीं बताता है। बस इसी तरह हर रोज मुझे पैसे लाकर दे, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। प्रमोद से हर रोज पैसे ले लेकर चंदू एक बड़ा ढाबा और एक नया घर भी बना लेता है। वाह, मजा आ गया। इस प्रमोद की वजह से तो मैंने अपना सब कुछ बना लिया। मुझे क्या करना है? ये कहाँ से पैसे लेकर आता है? बस इसी तरह पैसे लाकर देता रहे, मेरे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा। एक दिन भीख मांगते मांगते अचानक प्रमोद की आंखों में दर्द शुरू हो जाता है और आंखों से खून भी निकलने लगता है। प्रमोद चंदू के पास आता है और पैसे मांगता है। भाई चंदू, जरा पैसे दे दे जिससे कि मैं अपनी आंखों का इलाज करवा सकूं। पैसे? कैसे पैसे? आज तक मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, उनमें से ही कुछ पैसे दे दो, मैं इलाज करवा लूंगा। तुमने मुझे कब पैसे दिए हैं? हर रोज 150 लेकर आते थे और उतना का तो तुम भोजन ही कर लेते थे। मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने तुम्हें 50-100 रुपए नहीं बल्कि 8,50,120 रुपए दिए हैं। ये सुन चंदू हैरान रह जाता है। क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो देख भी नहीं सकते। ये डब्बा जादुई डब्बा है जिससे मैं हर रोज भीख मांगने जाता था। जितना भी पैसा शाम तक इस डब्बे में जमा होता था, जादुई डब्बा मुझे बताया करता था। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था, मगर तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची निकले। आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और सब कुछ खुद ही रख लूंगा। इतना कहकर प्रमोद वहाँ से चला जाता है। जादुई डब्बा अपनी जादुई से प्रमोद की आंखें ठीक कर देता है। प्रमोद को सब कुछ दिखने लगता है। अब प्रमोद खुशी खुशी जादुई डब्बा के साथ रहने लगता है। जादुई डब्बा उसका दोस्त बन जाता है। जादुई परी की छड़ी। एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के थे। सोहन कोमल स्वभाव का और गुस्सा न करने वाला मेहनती इंसान था, जबकि मोहन एक कठोर स्वभाव और ज्यादा गुस्सा करने वाला, मेहनत ना करने वाला इंसान था। सोहन और मोहन को उनके पिता की वसीयत में एक एक घर और बराबर जमीन मिली थी, लेकिन सोहन ने मेहनत करके अपनी तरक्की की थी, जबकि मोहन कुछ तरक्की नहीं कर पाया था। सोहन की तरक्की की वजह से मोहन को ईर्ष्या होती थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। पता नहीं क्या करूं, सोहन तो मुझसे इतना आगे निकल जा रहा है और मैं इसी हालत में पड़ा हुआ हूँ। सोहन और मोहन दोनों शादीशुदा थे। सोहन और मोहन दोनों की पत्नियां बहनों की तरह रहती थी। मोहन के गुस्सैले स्वभाव की वजह से कई बार पति पत्नी के बीच अनबन होती थी। गुस्सैल स्वभाव की वजह से कोई मोहन के खेत में काम करना भी नहीं चाहता था। मोहन की आर्थिक हालत को देखकर एक भाई के नाते सोहन कई बार मोहन की मदद करता, लेकिन मोहन को इसकी जरा भी कद्र नहीं थी। दोनों भाई किसान थे। सोहन रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में जाता, जबकि मोहन के जाने का वक्त कभी तय नहीं होता था। इसी मेहनत की वजह से हर बार सोहन की फसल अच्छी होती और मोहन की फसल कुछ खास नहीं होती। एक दिन की बात है, सोहन को खेत से आते हुए शाम को बहुत देर हो गई। वापस आते हुए रास्ते में उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज है। इतनी देर शाम को कोई यहाँ क्या कर रहा होगा, देखता हूँ। उसने आसपास देखा तो एक पेड़ के पीछे एक लड़की रो रही थी। उसने उसके कपड़े देखे तो उसे कुछ अजीब सा लगा। इस लड़की के कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी हो। उसने उस लड़की को रोता देख उससे पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? मैं एक परी हूँ और परी लोक से आई हूँ। हम सब परियां धरती लोक पर खेलने आई थी। मैं सबसे छोटी परी हूँ और गलती से खेलते खेलते बाकी परियों से बिछड़ गई और नीचे ही रह गई। बाकी सब परियां वापस परीलोक चली गई,
खेलते खेलते मैं ठोकर खाकर गिर गई और मेरी छड़ी टूट गई। अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। अब तुम क्या करोगी? मुझे छड़ी ठीक होने तक यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कहाँ रहूंगी? मुझे ये छड़ी कौन ठीक करके देगा? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो छड़ी ठीक होने तक तुम मेरे घर रह सकती हो। फिर सोहन उस परी को लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को परी के बारे में बताया। सोहन और उसकी पत्नी ने छड़ी ठीक होने तक परी को अच्छी तरह से रखा। सोहन पास के शहर गया और एक मिस्त्री से छड़ी ठीक करवा कर लाया। परी दोनों के ऐसे प्यार भरे व्यवहार से बहुत खुश हुई। फिर जाने का वक्त आ गया। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आपके इस व्यवहार से बहुत खुश हुई हूँ। फिर उस परी ने अपनी छड़ी के जादू से एक और जादुई छड़ी मंगवाई और उस छड़ी को सोहन को दिया और कहा, ये एक जादुई छड़ी है। इस छड़ी से आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। लेकिन हमारी परिलोक के नियम के अनुसार हम किसी को ये छड़ी 2 दिन से ज्यादा वक्त के लिए नहीं दे सकते। इसलिए आपको जो भी मांगना हो 2 दिन के अंदर मांग लेना और 2 दिन के बाद इस छड़ी का जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना कहकर परी चली गई। सोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने छड़ी से अगले दिन अपनी ख्वाहिशें मांगने का तय किया। सोहन और मोहन की पत्नियां 2 बहनों की तरह रहती थी। सोहन की पत्नी ने मोहन की पत्नी को इस जादुई छड़ी के बारे में बताया। इस बारे में किसी और को मत बताना। हाँ, नहीं बताऊंगी। अगले दिन मोहन की पत्नी ने इस जादुई छड़ी के बारे में मोहन को बताया। अब तो सोहन और धनवान हो जाएगा और मेरी हालत ऐसी ही रहेगी। मोहन का स्वभाव गुस्से वाला तो था ही, साथ ही सोहन की तरक्की की बात सुनकर उसे और गुस्सा आने लगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज रात को जाकर देखता हूँ कि वो छड़ी कहाँ रखता है और उस छड़ी को ही तोड़ देता हूँ। उस दिन सोहन और उसकी पत्नी को जो भी मांगना था उस छड़ी से मांगा। गाड़ी, बड़ा घर, ऐशो आराम, सब कुछ। अब उनको किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। अब तो हमारे पास सब कुछ है। अब हमें इस छड़ी की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? हम इस छड़ी को मोहन भैया को दे देते हैं। सही बोल रही हो तुम। हम कल सुबह जाकर इस छड़ी को मोहन को दे देंगे। उधर मोहन छुपकर सब देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोहन अगले दिन जादुई छड़ी उसे देने वाला है। छड़ी को अलमारी में रखते हुए मोहन ने देख लिया। जब रात में सब सो गए तब मोहन वो छड़ी चुरा कर ले गया। मैं इस छड़ी को ही तोड़ देता हूँ। अब देखता हूँ सोहन कैसे पैसे वाला बनता है। और उसने गुस्से में आकर उस छड़ी को तोड़ दिया। अगले दिन मोहन सोहन के घर में छुपकर देख रहा था कि सोहन क्या करता है। सोहन ने सुबह उठकर अलमारी में देखा तो छड़ी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, अरे इस छड़ी को किसने तोड़ दिया? मुझे नहीं पता। अब इस छड़ी को ठीक करने के लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा और तब तक तो रात हो जाएगी। अब हम मोहन को कैसे देंगे छड़ी? अब हम क्या कर सकते हैं? शायद भगवान को यही सही लगा। अब हमें इस बात को यही दबा देना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे मोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। दोनों पति पत्नी उदास हो गए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इतना बोलकर वो अपने काम पर लग गए। मोहन खिड़की से ये सब सुन रहा था। ये सब देख और सुनकर मोहन दंग रह गया। उसने अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से की वजह से आज उसका कितना नुकसान हो गया। अगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा होता तो आज उसके पास वो छड़ी होती।